ये क्लासिकल अजम्पशन समझने के लिए हमें पहले तीनों लॉज को समझने से पहले थोड़ा सा वेव एस्पेक्ट को देखते हैं कि अगर लाइट एक वेव है जैसे कि वो है और वेव की तरह से बिहेव करती है, तो वेव के पास वेवलेंथ होती है विच इज द साइज ऑफ द वेव, और उसके पास एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर किसी वेवलेंथ के पास उसको बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी वेव का साइज भी बड़ा होगा, और अगर वेव का साइज बड़ा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। किसी भी वेव के पास अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम ये पढ़ कर आए हैं फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स में कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जितनी कम होगी वेव के पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, या वेवलेंथ किसी भी वेव के पास फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। अब इसको हम यूं सपोज कर लेते हैं कि भाई इमिटेड रेडिएशन जो थी, जो कि ब्लैक बॉडी से निकली, वो पहले निकली इंफ्रारेड, फिर निकली विजिबल का कोई कलर, और फिर उसके बाद उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट आउट हुई। तो इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है, ऑटोमेटिकली उसके पास एनर्जी कम होगी। विजिबल के पास वेवलेंथ थोड़ी कम है, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ बिल्कुल ही कम है, उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व उन्होंने प्लॉट किया, इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ और इंटेंसिटी का कर्व उन्होंने प्लॉट किया, तो उसमें ये देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है, और सर्टेन टेम्परेचर पे जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये था आम अल्फाज में कि कोल्ड या कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम है तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी की पीक भी कम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इमिटेड रेडिएशन का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी इंटेंसिटी की पीक भी हाई है, लेकिन वो इंटेंसिटी की हाई पीक हमें मिलती है शॉर्ट वेवलेंथ्स पे। इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट इमिटेड रेडिएशंस की कैटेगरी को चेंज करना शुरू कर देता है, वो इंफ्रारेड से विजिबल और फिर विजिबल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फेंकना शुरू कर देगा। तो क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट वेव है, तो रेले जीन्स ने, वेन्स ने और स्टेफन ने इमिटेड रेडिएशन को एज अ वेव सपोज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले लॉ जो रेले जीन्स ने दिया वो ये था कि कोई भी इमिटेड रेडिएशन आप ले लें, किसी भी रीजन की ले लें, उस रीजन की इमिटेड रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के 4th पावर इनवर्स है। अब जब उन्होंने ये लॉ इस डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई किया, तो अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पर उन्होंने अप्लाई किया तो उसकी वजह से हुआ ये कि उनके इस लॉ की वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का जो कर्व था वो हायर वेवलेंथ्स को तो एक्सप्लेन करता था, पर वो शॉर्टर वेवलेंथ्स की तरफ जैसे हम शिफ्ट होते थे तो वो एक्सप्लेन नहीं होता था। एकदम वेवलेंथ में शिफ्ट आता था, और वेवलेंथ का जो शिफ्ट है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक इनफिनिट वर्टिकल पोजीशन तक पहुंच जाता था। इसका सिंपल आसान मानों में मतलब ये है कि भाई इमिटेड रेडिएशन की जैसे जैसे वेवलेंथ कम आएगी, एक वक्त आएगा कि उसकी इंटेंसिटी इनफिनिट हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा था। जिस ऑब्जेक्ट को भी हीट कर रहे थे, या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी की कंजर्वेशन वायलेट हो जाए और
इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा था। तो जैसे वही रैले जीन्स ने जैसे ही कर्व को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आते ही जो वेवलेंथ्स थी इमिटेड रेडिएशन की, उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, बल्कि इनफिनिट हो गई। और इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ भी कहते हैं, जिसमें जो कर्व है, एक तो वो कर्व शिफ्ट हो जाता है जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ आता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और वो ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ आने से पहले शिफ्ट हो जाता है, बल्कि उसमें अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ भी पैदा हो जाता है, जो कि हमें ये कहता है कि भाई जैसे ही वेवलेंथ आपकी शॉर्ट होती जाएगी, एक वक्त आएगा कि इतनी शॉर्ट हो जाएगी कि आपकी इंटेंसिटी इनफिनिट हो जाएगी, और ऐसा नहीं होगा। इस वजह से इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो वीन्स साइंटिस्ट हैं वो आए, जिसके आप देख रहे हैं फिगर में, और वीन्स ने ये सोचा कि बजाय हम इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ और इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करें, ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं जो कि हो बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन एंड द टेम्परेचर। तो उन्होंने ये सपोज किया कि कोई भी रेडिएशन किसी भी रीजन में जब वो इमिट आउट होती है तो ऑब्वियसली उस रीजन में कोई ना कोई उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। उस मैक्सिमम वेवलेंथ का टेम्परेचर हमेशा वेवलेंथ के इनवर्स होगा। यानी अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूं तो विजिबल रीजन में कोई रेडिएशन आई और उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ मैंने कैलकुलेट की, तो मैक्सिमम वेवलेंथ पे उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मिनिमम होगा, जो कि वीन्स का आइडिया था। ये आइडिया जब स्टार्स पर अप्लाई किया गया, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो उनको पहले ये अज्यूम होता था कि भाई वो स्टार जो कि रेड है उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बाद में वेन्स के लॉ से उन्हें ये पता चला कि नहीं, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा, और वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई स्टार रेड, येलो या वायलेट कलर का हो तो किस वो स्टार की टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सबके जहन में यही जाता है कि रेड कलर की टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई है, उसके पास टेम्परेचर सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है, और ब्लू की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है या वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो वेन्स के लॉ के मुताबिक उन्होंने ये समझना शुरू किया कि अगर किसी चीज की कोई स्टार ब्लू रेडिएशन को इमिट आउट कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आज भी एस्ट्रोफिजिक्स में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में जो स्टार्स ब्लूइश लाइट, वायलेट लाइट को इमिट आउट करते हैं, उनका टेम्परेचर हाई माना जाता है कंपेयर टू द स्टार्स जो कि रेड लाइट या येलो लाइट को शाइन करते हैं। लेकिन इसकी वजह से भी कर्व में छोटा सा प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम ये आया कि वेन्स की वजह से हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ्स तो एक्सप्लेन होती थी, लेकिन वेन्स का जो कर्व, वेन्स की जो एक्सप्लेनेशन थी वो हायर वेवलेंथ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इस वजह से वेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया।